आज से हम लोग मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट पे भी बातचीत करेंगे विच इज़ पार्ट ऑफ यूनिट 2। यूनिट 2 अगर आपको याद हो, जब हमने डे 1 को सिलेबस के बारे में बताया था तो ये बात बताई गई थी कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल, उसको ये डिस्कस करता है और इसमें बेसिकली मॉर्फोलॉजी की बात होती है। मॉर्फोलॉजी एक ब्रांच के रूप में, बायोलॉजी के एक ऐसे ब्रांच के रूप में देखा जाता है जो हमेशा एक्सटर्नल फीचर्स जो भी होंगे उन एक्सटर्नल फीचर्स को वो एक्सप्लेन करता है। जो एक्सटर्नल फीचर्स होंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म का, अगर ये प्लांट का एक्सटर्नल फीचर है तो आप उसे कहेंगे कि ये जो है वो प्लांट की मॉर्फोलॉजी है, और अगर एनिमल के एक्सटर्नल फीचर को ये देख रहा है तब उसे कहेंगे कि ये मॉर्फोलॉजी ऑफ एनिमल्स है। अभी हम लोग मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट पे बातचीत करेंगे एंड यही चीज़ आपको यहाँ पे फ्लावरिंग प्लांट्स एक्चुअली कहा गया है। प्लांटी जब आप पढ़ेंगे उस समय आप देखेंगे कि प्लांटी के जो मेंबर्स हैं उसमें एल्गी है, ब्राफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म्स हैं और एंजियोस्पर्म्स हैं। ये जो दो पौधों का समूह मैंने आपको बताया बाद वाले, एक को मैंने जिम्नोस्पर्म कहा, दूसरे को हमने एंजियोस्पर्म कहा। तो ये जो दोनों पौधे होंगे, इन दोनों पौधों को हम लोग बेसिकली नाम देते हैं, वी रेफर देम एज। इन पौधों को कहा जाता है कि ये पौधे जो हैं वो एक, जैसे मैंने कहा जिम्नोस्पर्म, और दूसरे को मैंने कहा कि ये जो होंगे वो एंजियोस्पर्म्स होने जा रहे हैं। दूसरे को मैं कह रहा हूँ कि वो क्या है, एंजियोस्पर्म्स है। तो ये दोनों पौधे जो होंगे, ये इन दोनों पौधों को कहा जाता है कि दे आर फेनरोगैम्स। इनको कहा जाएगा कि ये क्या है, फेनरोगैम्स हैं। और फेनरोगैम्स का मतलब होगा सीड बियरिंग प्लांट्स। फेनरोगैम्स का मतलब होगा दे विल बी सीड बियरिंग प्लांट्स। उनका मतलब होगा कि ये क्या है, तो दे आर सीड बियरिंग प्लांट्स, ऐसे पौधे जिनमें बीज बनता है। इसका मतलब होगा कि ये जो पौधे होंगे जिनको अभी मैंने कहा कि एक हमने जैसे कहा एल्गी कहा, दूसरे को हम लोगों ने ब्राफाइटा कहा, तीसरे को हम लोगों ने कहा कि ये जो है वो टेरिडोफाइटा है। तो ये जो पौधे होंगे, इन पौधों में सीड नहीं बनेगा। ये पौधे जो होंगे दे आर सीडलेस प्लांट। ये जो होंगे वो क्रिप्टोगैम्स कहलाएंगे और इनको हम लोग कहते हैं कि ये क्या है, सीडलेस प्लांट। इनमें सीड का फॉर्मेशन नहीं होगा, सीडलेस प्लांट्स इनको कंसीडर किया जाएगा। अभी हम लोग प्लांटी पे बातचीत नहीं कर रहे हैं, मैं बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट एक्चुअली है क्या। तो देखो, एक तो ये क्लियर है कि इसमें सीड होंगे, लेकिन सीड रखने वाले दो पौधों की बात हम लोग कर रहे हैं। एक को कह रहे हैं कि वो जिम्नोस्पर्म्स है और दूसरे को हम लोग कह रहे हैं कि वो एंजियोस्पर्म्स है। तो यदि एंजियोस्पर्मिक प्लांट की बात आप करते हैं तो उसका मतलब होगा कि सीड्स आर प्रेजेंट विद इन द फ्रूट, कवर्ड सीड्स आर देयर। और जब जिम्नोस्पर्म की बात होगी तो कहेंगे कि उनके पास नेकेड सीड्स है। तो ये नेकेड सीड और कवर्ड सीड का मतलब सिर्फ ये होगा कि वेदर सीड्स हैव बीन एनक्लोज्ड बाय पेरिकार्प और नॉट। एक रचना जिसके द्वारा ये घेरा गया है कि नहीं घेरा गया है, वो महत्वपूर्ण आर्गुमेंट होगा। तो सिंपलेस्ट तरीके से एंजियोस्पर्मिक प्लांट पे अगर आप बातचीत करना चाहते हैं तो आप ये कह दीजिए कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो होंगे वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट फ्रूट बियरिंग प्लांट। एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो होंगे इनको आप कहेंगे कि इनके पास क्या होने जा रहा है, सीड्स आर प्रेजेंट विद इन फ्रूट। या दूसरे तरीके से कहें तो इनका सीड्स जो होगा वो कवर्ड होगा। इसकी हिंदी होती है आवृत बीजी। ऐसे पौधे जिनके बीज के चारों तरफ आवरण हो, कवर हो, तो उसे कहेंगे कि ये क्या है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट। और जबकि इनके बारे में हम लोग कहेंगे कि ये प्लांट्स विथ नेकेड सीड्स। इनको कहा जाएगा कि प्लांट्स विथ नेकेड सीड्स। जिनके प्लांट्स नेकेड होंगे उनको कहा जाएगा कि ये क्या है, तो जिम्नोस्पर्म्स हैं वो, या जिम्नोस्पर्मिक प्लांट वो कहलाएंगे। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट में सिंपल, जहाँ फ्रूट होगा, फ्रूट रखने वाले पौधे को आप कह दीजिएगा कि ये क्या होंगे, फ्रूट रखने वाले पौधे को आप कह दीजिएगा कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। नेचुरली अगर आप अमरूद खा रहे हैं या टमाटर खा रहे हैं, सेब खा रहे हैं, तो इन सब के बीज के चारों तरफ एक रचना मौजूद होती है और फिर उस रचना को मॉर्फोलॉजी में हम लोग पेरिकार्प बोलेंगे। अभी मैं इस शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, न इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सीड्स वुड बी प्रेजेंट विद इन
फ्रूट, और फ्रूट का मतलब होता है सीड प्लस पेरिकार्प। सीड के अतिरिक्त जितना भी हिस्सा होगा वो उसे हम लोग कहेंगे कि वो पेरिकार्प होगा। अभी एंजियोस्पर्मिक प्लांट के बारे में बस एक वाक्य अपने दिमाग में रखने की कोशिश करें आप, और वो ये होगा कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट ऐसे पौधे हैं जो कि फ्रूट बियरिंग प्लांट हैं, या जिनके पास सीड्स हैं लेकिन वो सीड्स फल के अंदर हैं, या सीड्स के चारों तरफ पेरिकार्प मौजूद है। अब इन्हीं की मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करनी है। तो सबसे पहले हम लोग लेकर के देखने की ये कोशिश करेंगे कि जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते कैसे हैं। एक्चुअली ये एक सेपरेट चैप्टर के रूप में आपको नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन इसमें आने वाले शब्द पूरी टैक्सोनॉमी में प्लांट से रिलेटेड जो भी पार्ट आप पढ़ेंगे वहाँ पे इसमें यूज़ होने वाले शब्दों को एक्सटेंसिवली यूज़ किया गया है। दैट्स वाई मैं हमेशा एंजियोस्पर्मिक प्लांट को एक सेपरेट चैप्टर के रूप में पढ़ा देता हूँ, ताकि जब इन शब्दों का प्रयोग किया जाए तो आपके पास क्लियर रहे सब पिक्चर कि एक्चुअली किसको रेफर किया जा रहा है। और मॉर्फोलॉजी को मैं हमेशा ये मानता हूँ कि ये वोकैबुलरी ऑफ बायोलॉजी है, बायोलॉजी के एक हिस्से की ये वोकैबुलरी है, शब्दकोश है, जिसके माध्यम से आप उसको समझने की कोशिश करते हैं। आप उस हिस्से को समझने की मॉर्फोलॉजी में जो शब्द आएंगे उन शब्दों की मदद से आप बायो के सर्टेन ब्रांचेस को प्रॉपरली डिस्क्राइब कर पाते हैं। तो मॉर्फोलॉजी में आप पाएंगे कि वोकैबुलरी या बहुत सारे शब्द आपको मिलने जा रहे हैं, और उन शब्दों का मतलब समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये पहला चैप्टर जो होगा, जिसको हम लोग कह रहे हैं कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट, तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट का बेसिक स्ट्रक्चरल प्लान कैसा है। राइट नाउ वी आर नॉट गोइंग टू एलैबोरेट कि रूट कैसा होगा, स्टेम कैसा होगा, लीव्स कैसा होगा। अभी सिर्फ हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट के कौन कौन से हिस्से होने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो होंगे वो टिपिकल एंजियोस्पर्मिक प्लांट, इससे ऑब्वियस है कि इससे बहुत ज़्यादा वेरिएशन आपको दिखेगा। उसमें हमेशा एक रूट सिस्टम होगा और एक सूट सिस्टम होगा। ऑलवेज यू विल फाइंड ए रूट सिस्टम एंड ए सूट सिस्टम। जो सूट सिस्टम होता है वो एबव ग्राउंड, जमीन से ऊपर का हिस्सा होगा, और जो रूट सिस्टम होगा वो अंडरग्राउंड पार्ट होगा। सामान्यतः, ये बार बार बात कही जा रही है, सामान्यतः ऐसा होगा, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। जो अभी हम लोग कह रहे हैं कि जो स्ट्रक्चरल प्लान किसी एंजियोस्पर्मिक प्लांट का है, ऑलवेज दैट मे नॉट बी डिविजिबल इनटू रूट एंड सूट सिस्टम, ऐसा हमेशा नहीं होने जा रहा है। बट हम लोग ने शुरू में ही कहा कि टिपिकल एंजियोस्पर्मिक प्लांट में यू आर गोइंग टू हैव टू सिस्टम्स, एक रूट सिस्टम और दूसरा जो होगा सूट सिस्टम होगा। सूट सिस्टम जमीन के ऊपर का हिस्सा, रूट सिस्टम सामान्यतः जमीन के अंदर का हिस्सा, अंडरग्राउंड पार्ट एंड अबव ग्राउंड पार्ट। सूट सिस्टम जो होगा उसकी एक्सिस के रूप में ऑलवेज आप लेकर के देखिएगा, या उसका जो स्केलेटन होगा दैट विल बी कंस्टिट्यूटेड बाय स्टेम। उसका जो मेन एक्सिस होगा, जो उसकी स्केलेटन होगी, उसको हम लोग स्टेम कहेंगे। एंड स्टेम वुड बी डिविजिबल इनटू इंटरनोड्स, और उसको इंटरनोड्स में डिवाइड करने के लिए जो रचना जिम्मेवार होगी उसे हम लोग नोड कहेंगे। अब इस बात को एक सिंपल से डायग्राम से आप समझने की कोशिश करें। अगर ये आप प्लांट का एक एक्सिस ले लें तो इसमें एक हिस्सा हमने कहा कि ज़मीन के अंदर होगा, और जो ज़मीन के अंदर का हिस्सा होगा इसी को हम लोग कह रहे हैं कि दिस पार्ट वुड बी, ये जो पार्ट होगा वो क्या होगा, वी रेफर दिस पार्ट एज रूट सिस्टम। इस हिस्से को हमने कहा कि ये क्या होगा, रूट सिस्टम होगा। ऊपर का जो पार्ट होगा, दिस पार्ट वुड बी नोन एज, इस हिस्से को हम लोग कहेंगे कि ये सूट सिस्टम है। लेकिन हमको देखना पड़ेगा कि इस सूट सिस्टम में एक्चुअली है क्या क्या। तो एक एक्सिस या स्केलेटल पार्ट दिखाई पड़ रहा है, वी रेफर दैट वन एज स्टेम। और फिर स्टेम के बारे में ये बात आपको बताई गई कि स्टेम जो होगा वो डिविजिबल होगा। स्टेम वुड बी डिविजिबल इनटू, ये डिविजिबल होगा कई इस तरह की मतलब पार्ट्स में, और ये जहाँ से पत्तियाँ निकलेंगी, जहाँ से भी पत्तियाँ निकलने जा रही हैं, जहाँ से भी पत्तियाँ निकलेंगी उस हिस्से को हम लोग कहेंगे, जहाँ से भी पत्तियाँ निकलेंगी उस हिस्से को कहा जाएगा कि वो हिस्सा जो है नोड है। उस हिस्से को कहेंगे कि ये क्या होगा, वी रेफर दैट पार्ट एज नोड। उस हिस्से को कहा जाएगा कि ये क्या होने जा रहा है, वी रेफर दैट पार्ट एज नोड। उसी हिस्से को हम लोग कहेंगे कि ये जो है वो नोड होने जा रहा है। अब इसको जैसे आइडेंटिफाई कर लीजिए, जैसे एक हमने कहा ना कि ये
एक एक्सिस हुआ, एक स्केलेटन हुआ, जिसे आप कह रहे हैं कि ये क्या होगा, स्टेम होगा, और ये हो गए क्या चीज़, तो ये हो गई लीफ, ये एक लीफ हो गया, और लीफ जहाँ से डेवलप करेगा, ये जो पार्ट जहाँ से ये डेवलप कर रहा है, इस हिस्से को कहेंगे कि ये क्या है, नोड है। और दो कंजिक्यूटिव नोड, अगल बगल के दो नोड को, इस पार्ट को आप कहने जा रहे हैं, ये जो ए होगा, इस ए को कहेंगे कि ये क्या है, इंटरनोड। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि a typical angiospermic plant is going to have above ground part and underground part. above ground part को आपने कहा shoot system, underground part को आपने कहा कि it will be root system. above ground shoot system, underground root system. above ground में जो शूट सिस्टम होगा उसका स्केलेटन जो होगा वो स्केलेटन कहलाएगा कि वो स्टेम है, एंड स्टेम वुड बी डिवाइडेड, स्टेम को डिवाइड किया जाएगा, स्टेम इज डिवाइडेड बिटवीन इंटरनोड्स, मतलब ये इसको इंटरनोड में डिवाइड किया हुआ है। और इंटरनोड क्या होगा, तो दो कंजिक्यूटिव, दो अगल बगल के नोड के बीच के हिस्से को हम लोग इंटरनोड कहेंगे। जैसे यहाँ से, और नोड किसे कहेंगे, तो नोड वो हिस्सा होगा जहाँ से लीफ निकलेगा, जहाँ से लीफ निकले या ब्रांच निकले, जहाँ से भी लीफ या ब्रांच निकलेगा उस हिस्से को हम लोग कहेंगे कि ये नोड होगा। और नोड ही डिवाइड कर रहा है स्टेम को इनटू इंटरनोड्स। नोड जो होगा वो बेसिकली डिवाइड करेगा स्टेम को इंटरनोड्स में। और यहाँ पे आप लेकर के देखें इस डायग्राम को, सिंपल से डायग्राम को, तो इसमें आप देखेंगे कि ये जैसे नोड हुआ जहाँ से पत्ती निकल रही है, नेक्स्ट नोड, तो इन दो नोड के बीच के हिस्से को आप कह रहे हैं कि ये क्या होगा, वी रेफर दैट वन एज इंटरनोड। फिर इसके और इसके बीच में ये जो होगा नेक्स्ट इंटरनोड होगा, ये नेक्स्ट इंटरनोड हुआ। तो स्टेम हैज बीन डिवाइडेड इनटू इंटरनोड्स, और उनको दो जो नोड्स होंगे उनके दो कंजिक्यूटिव, दो अगल बगल के नोड के बीच के पार्ट को ही हम लोग कहेंगे कि ये क्या होगा, वी रेफर दैट वन एज इंटरनोड। दूसरी बात होगी कि ये सूट आएगा कहाँ से, तो सूट इज गोइंग टू डेवलप फ्रॉम, जो सूट होगा ये सूट डेवलप करता है, एक रचना होगी प्लीम्यूल कहेंगे। जब आप सीड लेकर के देखेंगे तो सीड में एक पार्ट आपको दिखाई पड़ेगा, एक एक्सिस होती है बेसिकली वहाँ, वी रेफर दैट एक्सिस एज, उस एक्सिस को हम लोग कहते हैं कि ये एक्सिस क्या है, टाइजेलम है। उसका एक पार्ट होगा प्लीम्यूल और दूसरा पार्ट जो होगा वो रेडिकल होगा। तो इट्स प्लीम्यूल दैट फॉर्म्स शूट सिस्टम। सूट से अभी सिर्फ इसको याद रखना पड़ेगा कि जो सूट सिस्टम होगा वो डेवलप करता है, जो सूट सिस्टम होगा दैट विल डेवलप फ्रॉम प्लीम्यूल। अब ये जो बात मैंने कही, प्लीम्यूल जो होगा वो क्या होगा, तो इसको थोड़ा सा एक सिंपल से डायग्राम के ज़रिए मैं बता देता हूँ। अब इसमें आपको, हालांकि अभी सीड आपको नहीं पढ़ाया जा रहा है, लेकिन सीड जब पढ़ाया जाएगा तो इसकी डिटेल भी हम लोग करेंगे। देखो ये एक एक्सिस है, वी रेफर दिस वन एज एन एक्सिस। इस एक्सिस में जहाँ पे ये जो बाहर का पार्ट है इसे हम लोग कहते हैं कि ये क्या है, वी रेफर दिस पार्ट एज सीड कोट। ये जो बाहर का पार्ट होगा वो सीड कोट होगा। सीड कोट में एक ओपनिंग होगी, जिस ओपनिंग को हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, माइक्रोपाइलर ओपनिंग है। ये कहलाएगा कि ये माइक्रोपाइल है। मैं अभी सीड नहीं पढ़ा रहा हूँ, बस एक दो शब्द मैं निकालूंगा यहाँ से। अब ये जो होगा इसके अंदर की जो रचना है उसमें एक एक्सिस दिख रहा है, वी फाइंड एन एक्सिस। इस एक्सिस को हम लोग कहते हैं, ये जो पूरा एक्सिस होगा इस एक्सिस को हम लोग कहेंगे टाइजेलम। वी रेफर दिस स्ट्रक्चर एज टाइजेलम। उसका वो पार्ट जो माइक्रोपाइल के ठीक सामने है, द पार्ट विच इज जस्ट अपोजिट टू माइक्रोपाइल, ये जो होगा इस पार्ट को आप रेडिकल कहेंगे। वी रेफर दैट पार्ट एज, मेरे ख्याल से इसकी चर्चा भी आगे आई होगी, उस वी रेफर दैट पार्ट एज रेडिकल। यहाँ पे आया हुआ है, ये पार्ट जो होगा वो रेडिकल कहलाएगा, और ये जो पार्ट होगा जस्ट अपोजिट पार्ट, इसी को प्लीम्यूल कहेंगे। वी रेफर दैट पार्ट एज प्लीम्यूल। यही रचना प्लीम्यूल कहलाएगी, जो डेवलप करने के बाद स्टेम का या सूट सिस्टम का फॉर्मेशन करेगा। एंड दिस पार्ट रेडिकल ये फॉर्म करने जा रहा है किसको, तो इट विल बी फॉर्मिंग द रूट सिस्टम। तो मैं एक बस अभी एक स्टेटमेंट मुझे चाहिए, और वो ये है कि सूट सिस्टम कहाँ से आएगा, तो इस आंसर वुड बी प्लीम्यूल। प्लीम्यूल क्या होगा, तो प्लीम्यूल जो होगा वो सीड में पाए जाने वाली एक रचना होने जा रही है। बेसिकली दैट्स द बड
वो जो होगा सूट जो होगा वो एक बड है, रेदर प्लांट का पहला बड है। वो जो प्लीम्यूल होगा दैट विल बी रिप्रेजेंटिंग द फर्स्ट बड ऑफ ए प्लांट। और ये जो होगा ये हमेशा एक कंपैक्ट, इट विल रिप्रेजेंट ए वेरी कंपैक्ट और यंग शूट, जिसमें यंग लीव्स होंगी वो जस्ट एक दूसरे के साथ ओवरलैप करने जा रही, दे विल जस्ट ओवरलैप विद ईच अदर। तो इसे आप कह सकते हैं कि ये जो प्लीम्यूल जो होगा इट्स वेरी यंग शूट, जिसमें एक बहुत छोटा एक्सिस है जिसके पास ओवरलैप इमैच्योर लीव्स होने जा रहे हैं, ओवरलैपिंग इमैच्योर लीव्स वहां पे दिखाई पड़ेंगे। अब जो बात यहाँ पे कही जा रही है उसको डायग्रामेटिकली दिखाना तो थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन मैं एक सिंपल सी कोशिश कर देता हूँ। यहाँ पे आप लेकर के देखें कि इसको अगर आप माने ये प्लीम्यूल को, तो यहाँ पे आप लेकर के देखेंगे कि बहुत यंग बहुत इमैच्योर लीव्स, यहाँ पे बहुत सारे इमैच्योर लीव्स होंगे, इसके ऊपर आपको बहुत सारे इमैच्योर लीव्स होंगे यहाँ पे ओवरलैप कर रहे होंगे, वेरी इमैच्योर लीव्स वुड बी ओवरलैपिंग विथ ईच अदर। ये स्थिति आपको कुछ ही समय में दिखाई पड़ेगी। ये जो होगा ऐसी ही रचना, जो ये जो पार्ट हो गया इट विल बी रिप्रेजेंटिंग ए वेरी यंग शूट, वेरी कंडेंस वन, और यहाँ से बहुत सारा इमैच्योर लीव्स यहाँ आपको दिखाई पड़ेगा और वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे। लेकिन इनिशियली ऐसा नहीं होगा, थोड़े से डेवलपमेंट के बाद ये बात आपको दिखाई पड़ेगी। दूसरी बात होगी कि ये बड जो होते हैं डिपेंडिंग अपॉन पोजीशन, यदि एक्सिस के टिप पे है, टर्मिनल पार्ट पे है तो एपिकल कहेंगे, एंड इफ इट्स प्रेजेंट इन एक्सिल, अगर ये एक्सिल में है तब उसे कहेंगे कि ये एक्सिलरी है। एक्सिल का मतलब होगा जैसे ये जो पार्ट हुआ, ये जो पत्तियां निकल रही हैं, तो स्टेम और इसके बीच में ये जो एंगल बना, इसी को हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, एक्सिल। तो अगर वहां से बड निकलेगा तो एक्सिलरी कहेंगे। टर्मिनल पार्ट फ्री एंड से अगर निकल रहा के पास उपस्थित है तो उसे कहेंगे कि इट विल बी एपिकल बड। अदर देन दैट ऐसा भी होगा कि इन दोनों स्थान के अतिरिक्त किसी अन्य जगह से भी बड डेवलप कर सकते हैं। अगर ऐसा होगा तब आप उसे कहते हैं कि ये क्या है, एडवेंटिटियस बड, तब उसे कहा जाएगा कि ये क्या होगा, एडवेंटिटियस बड होने जा रहा है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि स्टेम में और क्या होने जा रहा है, स्टेम जो होगा उसके पास क्या होगा, तो उसके पास अपने ही तरह के ब्रांच, मतलब स्टेम होंगे, उसके पास जो ब्रांचेज होंगे उसमें मतलब वो बिल्कुल स्टेम ही की तरह होने जा रहे हैं। उसके अलावा लीफ इसके पास होगा और फ्लावर्स भी डेवलप करेंगे वहाँ पे। तो जो स्टेम होगा दैट विल हैव लीव्स और फ्लावर्स, और अगर ब्रांचिंग है, स्टेम जरूरी नहीं है कि ब्रांच्ड हमेशा हो, सामान्यतः ब्रांच्ड होगा, लेकिन ब्रांचिंग नहीं भी होती। देयर आर नंबर ऑफ केसेस, तुरंत हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे स्टेम में ब्रांचिंग नहीं दिखाई पड़ेगी, लेकिन वेयर एवर ब्रांच वुड बी प्रेजेंट, ये ब्रांच जो होंगे वो सामान्यतः स्टेम के तरह के ही होंगे, एंड दैट्स वाई ब्रांच स्टेम उसे कहा जाता है। रूट सिस्टम के बारे में मैंने कहा कि दैट विल डेवलप फ्रॉम रेडिकल, और रूट सिस्टम दो तरह का होगा, एक नॉर्मल रूट सिस्टम है, दूसरा एडवेंटिटियस है। डिटेल स्टेम और रूट दोनों की अलग अलग चैप्टर्स में आप करेंगे। और रही बात कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट कैसे होंगे, तो जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होंगे दे विल बी आइदर इरेक्ट, और वो इरेक्ट हो सकते हैं या वीक हो सकते हैं। वीक होंगे तो डेफिनेटली वो इरेक्ट नहीं होने जा रहे हैं, और अकॉर्डिंगली प्लांट्स की को हम लोग क्लासीफाई करते हैं। पहले तो इसे क्लासीफाई करेंगे दो ग्रुप में, इरेक्ट और वीक फॉर्म्स। एक कहेंगे इरेक्ट फॉर्म और दूसरा जो होगा उसे वीक फॉर्म कहने जा रहे हैं। अगर आप इरेक्ट फॉर्म की बात करें तो वहाँ पे तीन कैटेगरी दिखाई पड़ेगी, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। फिर इनमें हर्ब्स को अगर लाइफ स्पैन के आधार पर लेकर के देखेंगे तो इफिमेरल्स, एनुअल्स, बायनियल्स, पेरेनियल्स। अब ये देखो ऐसे शब्द हैं, हर्ब्स फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल होगा, इफिमेरल्स, बायनुअल्स, बायनियल्स या पेरेनियल्स, ये शब्द हर जगह प्रैक्टिकली इस्तेमाल होने जा रहे हैं। श्रब में कोई इस तरह का वेरिएंट हम लोग नहीं देखेंगे, नॉर्मली दे विल बी पेरेनियल्स। ट्रीज में फिर लेकर के देखिएगा कि देयर आर थ्री फॉर्म्स ऑफ ट्रीज, काउडेक्स, एक्सकरेंट एंड डेलिक्वेशेंट, ये तीन ग्रुप आपको दिखाई पड़ेगा। वीक फॉर्म पे अगर आप आते हैं तो वीक फॉर्म में आप देखेंगे कि क्रीपर्स होंगे, ट्रेलर्स होंगे और क्लाइंबर्स होने जा रहे हैं। अब वो क्लाइंबिंग किसकी मदद से करेगा, किस रूप में करेगा, उसी आधार पे उसे हम लोग स्टेम क्लाइंबर, टेंड्रिल क्लाइंबर, रूट क्लाइंबर, स्क्रैम्बलर, एडहेसिव क्लाइंबर्स और लाइनाज इसे कहने जा रहे हैं। अब ये शब्द उतने फ्रिक्वेंटली तो इस्तेमाल नहीं होंगे जितना इधर हो रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट लाइनाज वगैरह जो होंगे वो काफ़ी फ्रिक्वेंटली यूज होने वाले शब्द हैं। तो इन्हीं शब्दों को की व्याख्या इस चैप्टर में आपको करनी है। अभी तक जो बात मैंने बताई, आई शुड रिपीट इट। मैंने कहा कि टिपिकल एंजियोस्पर्मिक प्लांट में
एक एबव ग्राउंड पार्ट होगा जिसे आप सूट सिस्टम कहेंगे, एक अंडरग्राउंड पार्ट होगा जिसे आप रूट सिस्टम कहने जा रहे हैं। और दूसरी बात मैंने आपको ये कही कि ये जो सूट सिस्टम होगा दैट विल डेवलप फ्रॉम, जो सूट सिस्टम होगा वो डेवलप करेगा प्लीम्यूल से। प्लीम्यूल वुड रिप्रेजेंट द फर्स्ट बड ऑफ प्लांट, लेकिन उस पे आने के पहले ये जो सूट होगा उसके पास होगा क्या, तो उसके पास एक स्केलेटल पार्ट, एक एक्सिस का हिस्सा होगा, एक एक्सिस होगा जिस एक्सिस को हम लोग स्टेम नाम देंगे। और स्टेम इज डिवाइडेड इनटू इंटरनोड्स, और वो डिवाइड किए जाएंगे नोड्स के द्वारा, दो कंसेक्यूटिव, दो अगल बगल के नोड के बीच की दूरी को, बीच के पार्ट ऑफ द स्टेम को हम लोग इंटरनोड कहेंगे। नोड का मतलब होगा स्टेम का वो हिस्सा जहाँ से आइदर लीफ और ब्रांच जो होगा वो डेवलप करेगा। दूसरी बात हमने कही कि जो ये जो सूट होगा उस सूट में स्टेम के अलावा लीव्स दिखाई पड़ेंगी और ब्रांच स्टेम दिखाई पड़ेंगे, और स्टेम जो होगा उसके पास फ्लावर्स भी होने जा रहे हैं, फ्लावर भी डेवलप करेंगे बाद में। अब रही बात प्लीम्यूल कैसा होगा, तो प्लीम्यूल के बारे में कहा गया कि दैट विल रिप्रेजेंट द फर्स्ट बर्ड। तो उसके बाद मैंने आपको कहा कि इसमें बहुत यंग कंपैक्ट स्टेम होगा एंड दैट विल बी हैविंग ओवरलैपिंग इमैच्योर लीव्स। उसके बाद बताया गया कि बड जो होते हैं वो डिपेंडिंग अपॉन अगर एपिकल और एक्सिलरी होंगे। एक्सिलरी का मतलब इन एक्सिल ऑफ लीफ, पत्तियां जहां से निकल रही हैं तो स्टेम और पत्तियों के बीच का जो हिस्सा होगा वही एक्सिल होगा, वहां से अगर बड डेवलप करेगा तो एक्सिलरी कहेंगे, और अगर फ्री एंड या टर्मिनल एंड पे ये मौजूद है एपिकल कहेंगे। अदर देन दैट अगर उसकी पोजीशन है तो उसे हम लोगों ने कहा कि ये एडवेंटिटियस बड होने जा रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे जिस मुद्दे पे, वो ये था कि रूट सिस्टम कहाँ से डेवलप करेगा, तो रूट सिस्टम वो डेवलप फ्रॉम रेडिकल, ये रेडिकल से डेवलप करेगा, और ये नॉर्मल या एडवेंटिटियस हो सकते हैं। डिटेल आप करेंगे तब जब रूट देखेंगे। इसके बाद का हिस्सा था कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट इरेक्ट या वीक हो सकते हैं। इरेक्ट प्लांट में 3 वेरिएंट आपने देखा, एक को हर्ब्स कहा, दूसरे को श्रब, तीसरे को ट्रीज, और फिर लाइफ स्पैन के आधार पर हर्ब को आपने क्लासीफाई किया है और ट्रीज को आपने क्लासीफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉर्म, वो कैसा दिखेंगे। डिटेल हम लोग तुरंत कर रहे हैं। वीक फॉर्म में क्रीपर, ट्रेलर्स और क्लाइंबर्स होंगे। क्लाइंबर में स्टेम क्लाइंबर है, टेंड्रिल क्लाइंबर है, रूट क्लाइंबर्स हैं, स्क्रैम्बलर हैं, ये एडहेसिव क्लाइंबर्स हैं, और लाइनाज होने जा रहे हैं। फिर इसके बाद अब इनकी डिटेल जो आप करेंगे उसमें सबसे पहला मुद्दा आने जा रहा है हर्ब्स का। तो देखो हर्ब्स कभी भी छोटे नन वुडी और टेंडर प्लांट्स है। हर्ब्स जो होंगे वो कभी भी छोटे नन वुडी और टेंडर प्लांट्स होंगे। इसका मतलब क्या होगा, बड़ा नहीं होने जा रहा है और वुडी नहीं होगा, मतलब लकड़ी नुमा रचना अगर आप तोड़ना चाहें तो आराम से टूट जाएगा, उसमें वुड की तरह की रचना नहीं होगी। तो नन वुडी एंड टेंडर, कोमल पौधे, मतलब बच्चा भी उनको क्या कर सकता है, तोड़ सकता है, डैमेज कर, हालांकि नहीं करना चाहिए अलग बात है, लेकिन वो आसानी से तोड़ा जा सकता है। और ये जो होंगे सामान्यतः एनुअल्स होंगे, जरूरी नहीं है, देयर आर पेरेनियल हर्ब्स, ऐसे हर्ब्स हैं जो पेरेनियल हैं, लेकिन सामान्यतः ये एनुअल्स होने जा रहे हैं। एनुअल का मतलब होता है कि दे विल कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विद इन 1 ईयर। अब ये जो होंगे इसमें 2 वेरिएंट पे थोड़ी सी बातचीत की गई है कि कुछ ऐसे हर्ब्स हैं जो सबटेरेनियन होंगे और उनके सतह पे सिर्फ कुछ पत्तियां आपको दिखाई पड़ेंगी, लेकिन जब फ्लावरिंग का वक्त आएगा तो फ्लावरिंग के समय दे विल फॉर्म एन इरेक्ट स्ट्रक्चर। फ्लावरिंग के समय आप लेकर के देखेंगे, जब रिप्रोडक्शन का समय आएगा तो वहां पे आप लेकर के देखिएगा कि वो एक फ्लावरिंग एक्सिस बना देगा, फ्लावरिंग सूट बना देगा, और उस फ्लावरिंग सूट को हम लोग एस्केप का नाम देते हैं। वी रेफर दैट वन एज एस्केप। मतलब इसमें पत्तियां जो होंगी वो पत्तियां ऐसा लगेगा कि वो जमीन के पास से निकल रही हैं। आप अगर प्याज याद कीजिए, प्याज को आप याद करें तो प्याज को जब आप पढ़ेंगे, वैसे इसको पढ़ना है आपको, तो प्याज के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि ये जो अंडरग्राउंड जो पार्ट होगा, ये अंडरग्राउंड पार्ट जो होगा, इसी अंडरग्राउंड पार्ट के पास से ऐसे ये इसकी पत्तियां जो हैं वो पत्तियां कहाँ से निकलती हैं, तो ये पत्तियां जो होंगी ये पत्तियां निकलने जा रही हैं, ये लीव्स जो होंगे वो निकलने जा रहे हैं कहाँ से, तो दे विल इमेनेट फ्रॉम, ये निकलेंगी जो अंडरग्राउंड जो पार्ट होगा उससे। तो इन ऐसे लीव्स को हम लोग रेडिकल लीव्स कहते हैं। ऐसा लगता है कि दे आर इमिनेटिंग फ्रॉम रूट, एक्चुअली दे आर नॉट इमिनेटिंग फ्रॉम रूट। आप आगे जब देखेंगे तो पता चलेगा कि प्याज जो है वो बेसिकली मॉडिफाइड स्टेम है। तो ये ऐसा स्टेम जो जमीन के नीचे चला गया है, ये मॉडिफाइड है, परिवर्तित रूपांतरित है।
तो लेकिन और पत्तियां वहीं से निकल रही, लेकिन सामान्य आदमी के लिए ये क्या है, तो सामान्य आदमी के लिए ऐसा लगता है कि पत्तियां लगभग रूट से निकल रही, तो यहाँ रेडिकल लीव्स कहेंगे। लेकिन जब फ्लावरिंग का वक्त आएगा तो फ्लावरिंग के समय आप लेकर के देखिएगा कि एक इरेक्ट स्ट्रक्चर इस तरह का डेवलप कर जाएगा और यहाँ पे ढेर सारे छोटे छोटे फ्लावर्स का पूरा बंच जो होगा वो फ्लावर्स का यहाँ पे डेवलप कर जाएगा। यू विल फाइंड बंच ऑफ फ्लावर्स डेवलपिंग हियर। तो ये जो फ्लावरिंग एक्सिस होगा, इसी फ्लावरिंग एक्सिस को एस्केप कहेंगे। तो ऐसे हर्ब्स जो कि सबटेरेनियन है वो कुछ पत्तियों को यहाँ सरफेस लेवल पे जन्म देंगे, लेकिन फ्लावरिंग के लिए दे विल फॉर्म एन एक्सिस, उसी एक्सिस को हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, एस्केप। इसके बाद जो चर्चा इसमें आपको करनी है वो ये है कि कुछ ग्रासेस जो होती हैं वो ज़मीन पे क्रीप करेंगी और वो जो होंगे वो क्रीप करके ऑब्वियस है कि वो सतह को तो कवर कर ही लेती हैं, लेकिन ये जो होंगी जो कि क्रीपर कहलाती हैं, इनमें भी ये भी इरेक्ट स्टेम को फॉर्म करते हैं। अगर ये इरेक्ट स्टेम को फॉर्म करे और वो जो इरेक्ट फॉर्म होगा वो हॉलो इंटरनोड एंड सॉलिड नोड, हॉलो इंटरनोड और सॉलिड नोड अगर होगा तब इसे कहेंगे कि ये कल्म है। वी रेफर दैट वन एज कल्म। अगर सॉलिड नोड हो और हॉलो इंटरनोड हो तो इसे कल्म का नाम दिया जाएगा। तो देयर विल बी हर्ब्स जहाँ पे कल्म भी आपको दिखाई पड़ेगा। अब रही बात कि हर्ब्स डिपेंडिंग अपॉन देयर लाइफ स्पैन कैसे होंगे, तो इफिमेरल, एनुअल, बायनियल और पेरेनियल होंगे। इफिमेरल वुड सर्वाइव जस्ट फॉर ए फ्यू वीक्स। इफिमेरल जो होंगे वो कुछ ही सप्ताह के लिए सर्वाइव करेंगे। एनुअल्स दे विल कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर वो अपना जीवन चक्र पूरा कर लेंगे। बायनियल्स या बायनुअल्स ये जो होंगे पहले साल में अपना वेजिटेटिव ग्रोथ पूरा करेंगे, नेक्स्ट ईयर जो होगा उनका रिप्रोडक्टिव फेज आएगा, यानी दे आर गोइंग टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन 2 ईयर्स। पेरेनियल जो होंगे दे विल सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स, जब तक किसी की बुरी दृष्टि उस पर न पड़े वो सर्वाइव करने जा रहा है कई सालों तक। और ये जो होंगे वो वेजिटेटिव और फ्लोरल दोनों तरह के हिस्सों को टाइम टू टाइम प्रोड्यूस करते रहेंगे। तो पेरेनियल्स की स्थिति यही है। ये चारों शब्द बहुत फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल होगा, मेरे ख्याल से स्कूल वगैरह में भी ये शब्द आपको बताए गए होंगे। यहाँ से आप आ जाते हैं श्रब्स पे पहले और उसके बाद यू विल स्विच ओवर टू ट्रीज। श्रब जो होंगे उनको लेकर के आप देखें तो ये हर्ब्स से बड़े और ट्रीज से छोटे होंगे, यानी ये बीच वाले मतलब पौधे हैं जो हर्ब से बड़ा है और ट्रीज से छोटा होगा। इसको मैं प्यार से मजला भैया बोलता हूँ। तो ये श्रब्स जो होंगे उसमें आप देखिएगा कि दैट विल बी फॉर्मिंग वुडी ब्रांचेस एंड नंबर ऑफ वुडी ब्रांचेस वुड डेवलप फ्रॉम द लेवल ऑफ सॉइल। जमीन के पास से ही बहुत सारे वुडी ब्रांचेस डेवलप करेंगे और इसमें कोई एक मेन जो होगा, कोई ट्रंक नहीं होगा, एक मेन स्टेम का हिस्सा आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे मल्टीपल ब्रांचेस वुड डेवलप एट द लेवल ऑफ सॉइल, बहुत सारा ब्रांच लेवल ऑफ सॉइल के पास से डेवलप करेगा। जैसे इसको देखिए, प्लांट को आप लेकर के देखिए, हालांकि यहाँ पे स्टेम बहुत सारी नहीं दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन आप इमेजिन कर सकते हैं कि चूंकि ये पूरा हिस्सा कवर्ड है पत्तियों से, लेकिन आप इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ से मल्टीपल ब्रांचेस जो हैं वो निकली हुई हैं। लेकिन इस डायग्राम में आप लेकर के देखें तो बहुत क्लियरली आपको दिख रहा है कि नंबर ऑफ ब्रांचेस हैव डेवलप्ड एट द लेवल ऑफ सॉइल। बहुत सारा सॉइल के पास से ब्रांच डेवलप किया हुआ है और इसमें कोई मेन ट्रंक जैसी रचना आपको नहीं दिखाई पड़ेगी। तो अगर ऐसा है, साइज उसकी इंटरमीडिएट है, तो उसको आप कहेंगे कि ये श्रब है, उसे कहेंगे कि ये क्या होंगे, श्रब होने जा रहे हैं। वी रेफर देम एज श्रब। और दोनों ये उदाहरण इस तरह के ये पौधे जो होंगे, थोड़ा सा भी आप ध्यान दीजिएगा तो आपको इस तरह के पौधे नेचर में खूब दिखाई पड़ेंगे। अब श्रब के बारे में जब भी पूछा जाए या श्रब के बारे में जब भी कहा जाए तो ये पिक्चर आपके दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। हर्ब से बड़े, ट्रीज से छोटे, ऐसे पौधे जिसमें मल्टीपल ब्रांच जमीन के पास से निकल रहे होंगे और इसमें कोई मेन ट्रंक जैसी कोई रचना दिखाई नहीं पड़ेगी। नाउ इज ओवर टू ट्रीज। ट्रीज ऑब्वियस है कि सबसे बड़े पौधे होंगे, दे आर द लार्जेस्ट, ये जो है वो बिगेस्ट प्लांट होने जा रहे हैं। इनमें प्रोमिनेंट वुडी ट्रंक होगा जो सामान्यतः ब्रांच होगा। सामान्यतः अभी पहला ही उदाहरण होगा जिसमें ब्रांचिंग नहीं होगी, बट नॉर्मली ट्रीज वुड बी ब्रांच्ड, सबसे बड़े होने जा रहे हैं। ऑब्वियस है कि वुडी और बहुत मजबूत तो होंगे ही होंगे। देयर विल बी 3 कैटेगरीज, कॉर्डेक्स, एक्सकरेंट एंड डेल्यूकिसेंट। तो इसमें आप पहला जो केस लेकर के देखेंगे वो पहला केस होगा
काउडेक्स का, तो काउडेक्स में बिल्कुल ही ब्रांचिंग नहीं होती, यू विल नॉट फाइंड एनी काइंड ऑफ ब्रांचिंग इन काउडेक्स। और जो टिप होगा स्टेम का, उस पे क्राउन ऑफ लीव्स वुड बी प्रेजेंट, लीव्स का एक समूह वहां पे उपस्थित होने जा रहा है। यू विल फाइंड ए क्राउन ऑफ लीव्स एट द टिप, वहां पे आप देखिएगा एक क्राउन ऑफ लीव्स मौजूद होने जा रहा है। और दूसरी जो बात आप देखेंगे यहाँ पे वो ये होगा कि जो कॉलमनार स्टेम होगा उसमें जो बड होंगे वो बड जो होंगे लेटरल बड जो होंगे वो लेटरल बड या तो डॉर्मेंट होंगे या डेड होंगे, और दैट्स वाई कोई लेटरल ब्रांच वहाँ पे आपको डेवलप नहीं करता हुआ दिखाई पड़ेगा। और इसका बहुत बढ़िया उदाहरण जो होगा पाम या साइकस होगा। यहाँ पे उदाहरण मैंने डाल दिया है, ये नॉर्मल पाम है। इन दोनों को लेकर के अगर आप देखें देन यू विल फाइंड कि यहाँ पे कोई लेटरल ब्रांचेस यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी कोई लेटरल ब्रांचिंग नहीं है, और क्राउन ऑफ लीव्स आर देयर। लेकिन आई हैव सीन एट वन पार्टिकुलर प्लेस कि जहाँ पे इस तरह का एक ऐसा भी पाम था जहाँ पे लेटरल ब्रांचेस डेवलप किए हुए थे। तो डेफिनेटली देयर मे बी सर्टेन एक्सेप्शंस, लेकिन ये उसके पीछे आपको नहीं भागना है। काउडेक्स को हम लोग हमेशा डिफाइन करेंगे एक ऐसे ट्री के रूप में जिसका मेन ट्रंक अनब्रांच्ड होगा, और ऐसा सिर्फ इसलिए होगा क्योंकि उसके लेटरल बर्ड्स या तो डॉर्मेंट हैं या डेड है, एंड सच प्लांट्स वुड बी हैविंग क्राउन ऑफ लीव्स एट द टिप। जो आप तार या खजूर देखते हैं, हम लोगों के अगल बगल भी इस तरह के बहुत सारे पौधे हैं, तो ये रचना आपको दिखाई पड़ेगी जिसको हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, काउडेक्स है। दूसरी बात लेकर के देखें एक्सकरेंट की, तो एक्सकरेंट में ये है कि जो मेन स्टेम होगा दैट विल ग्रो इनडेफिनेटली, मेन स्टेम जो होगा दैट विल ग्रो इनडेफिनेटली, इंडेफिनिट ग्रोथ वो दिखाएगा, और दूसरी तरफ जो साइड ब्रांचेस होंगे वो डेवलप करेंगे एक्रोपेटल सक्सेशन में। एक्रोपेटल सक्सेशन का मतलब होगा कि नीचे की तरफ जो ब्रांचेज होंगे वो पहले डेवलप करेंगे, नेचुरली वो ज़्यादा बड़े होंगे, और जैसे जैसे ऊपर ब्रांचेस डेवलप करेंगे तो नीचे वाला पहले डेवलप किया, उसके ऊपर वाला उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद, तो नेचुरली ये जो ब्रांचेज होंगे ऊपर वाले ब्रांचेस यंगर होने जा रहे हैं, और जो यंगर ब्रांचेस होंगे वो ऊपर की तरफ अगर रहेंगे, ओल्डर ब्रांचेस नीचे की तरफ रहेंगे, तो ओवरऑल अपीयरेंस ऐसे ट्रीज का जो होगा वो हो जाएगा बिल्कुल कोन सेपेड या क्रिसमस ट्री की तरह वो दिखाई पड़ेंगे। जैसे ये डायग्राम आप लेकर के देखें, इट विल रिप्रेजेंट वेरी गुड एग्जांपल ऑफ एक्सकरेंट। तो जब जिम्नोस्पर्म देखिएगा उस समय जब कोनिफर्स की बात होगी, तो कोनिफर्स में या कभी हिल स्टेशंस पे आप जाएंगे तो पहाड़ों पे अगर देखें तो इस तरह के आपको कोनिफर्स या पाइन्स खूब दिखाई पड़ेंगे। पहाड़ों पे इस तरह का पाइन का जंगल आपको खूब दिखता है। तो यहाँ पे एक मेन एक्सेस हो गया जो इंडेफिनेटली ग्रो करेगा, और ये लेटरल ब्रांचेस हैं, और लेटरल ब्रांचेस ऊपर की तरफ, चूंकि एक्रोपेटल सक्सेशन है तो एक्रोपेटल सक्सेशन का मतलब ही होगा कि यंगर वन वुड बी टुवर्ड्स द ग्रोइंग पार्ट एंड ओल्डर वन वुड बी टुवर्ड्स द बेस। इसी को हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, एक्रोपेटल सक्सेशन होने जा रहा है। और तीसरी जो कैटेगरी होगी डेलिक्वेशेंट होने जा रहा है। यू माइट हैव सीन द ट्री ऑफ बनियान और पीपल, बनियान मतलब बड़गद या पीपल के पेड़ को आपने देखा होगा, उसका एक स्प्रेडिंग हैबिट होता है, और स्प्रेडिंग हैबिट इसलिए होता है क्योंकि जो इसका एपिकल बड होता है उससे ज़्यादा मजबूत या उससे ज़्यादा ताकतवर होते हैं लेटरल बड्स। तो ये देखोगे कि जो एपिकल बड होगा वो वीकर होगा लेटरल बड्स की कंपैरिजन में, और इसीलिए स्ट्रॉन्ग लेटरल ब्रांचेस डेवलप, और ये उसको एक स्प्रेडिंग हैबिट देगा। वो पौधे जो वो पेड़ जो होंगे वो सीधे लंबाई में नहीं बढ़ने जा रहे हैं, वो लेटरली फैलेंगे, और इसीलिए इसका जो हैबिट होगा वो स्प्रेडिंग हैबिट होगा। और ये भी हो सकता है कि एपिकल बड जो है फाइनली डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। और वेरी गुड एग्जांपल इज बनियान एंड पीपल ट्रीज। यहाँ पे जो डायग्राम है ये क्लियरली इस बात को दिखा रहा है, फोटोग्राफ जो है ये क्लियरली दिखा रहा है कि किस तरह का इसका स्प्रेडिंग हैबिट है, और स्ट्रॉन्ग लेटरल ब्रांचेज आपको दिखाई पड़ेंगी। एपिकल बड में भी कि लेटर वन ये क्या हो जाए, नष्ट हो जाए। तो ये जो ऐसे जो पेड़ होंगे, इन पेड़ों को हम लोग कहेंगे कि ये डेलिक्वेसेंट नेचर के हो गए। इन पेड़ों को हम लोग कहेंगे कि ये एक्सकरेंट इनका नेचर हो गया। और इसके पहले जो हमने तार या खजूर दिखाया था, इसको हम लोग कहेंगे कि ये काउडेक्स होने जा रहे हैं। तो आज इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं डिस्क्रिप्शंस के साथ या ट्रीज के फॉर्म के साथ हम लोग बातचीत आज रोकेंगे। नेक्स्ट डे फिर इससे आगे की चर्चा हम लोग करेंगे। फोटोग्राफ हमने डाल इसलिए दिया है ताकि देखने के बाद जो डिस्क्रिप्शन है वो आपके लिए आसान हो जाए, और मेरे ख्याल से अब कोई तकलीफ आपको नहीं होनी चाहिए इसको तैयार करने के लिए। तो विद दैट आई स्टॉप हियर
चलिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और जम के पढ़ाई लिखाई करते रहिए। थैंक यू, बाय।